जय हिंद दोस्तों। तो आज देखो हमारे सभी टॉपिक चल रहे हैं। आज क्रिया टॉपिक आपका चलेगा। तो क्रिया होती क्या है? क्रिया होती है एक्शन। ठीक है, और एक्शन का रिएक्शन भी जरूर मिलता है। तो देखो, एक्शन का रिएक्शन भी जरूर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिया आप करोगे उसकी प्रतिक्रिया, उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, ये कहावत है कि अगर आप कोई एक्शन करते हो, कोई क्रिया करते हो, कोई कर्म करते हो, तो उसका उसकी प्रतिक्रिया भी आपको मिलेगी। रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन। तो क्रिया क्या होती है? जैसे मैं बोल रही हूँ, ये क्या है? बोलना क्रिया है। ठीक है, मैं हाथ हिला रही हूँ तो हिलाना क्या है? क्रिया। मैं चल रही हूँ, चलना क्या है? क्रिया। पैर क्या है? साधन, चलने का साधन। ठीक है, मुख क्या है? बोलने का साधन। ठीक है, तो ये सब क्या है? चलना, बोलना, हंसना, ये सब क्या है? क्रिया है। असल में बात यह है कि क्रिया जो है ये हमारी संस्कृत से आया है। ये टॉपिक संस्कृत से आया है। कि संस्कृत में धातु होती है। क्या होती है? धातु। धातु से ही क्रिया का जन्म हुआ। कहते हैं ना कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मूल रूप, मैं हमेशा कहती हूँ जहां मूल शब्द आ जाए तो समझ लो कि वो ये पूछना चाह रहा है कि भाई ये चीज आई कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो क्रिया कहती है कि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा जो मूल रूप है वो धातु है। और ये धातु हमारी संस्कृत में होती थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेगा कि रस कौन सी धातु से बना, छंद कौन सी धातु से बना। ठीक है, अलंकार, अलंकार नहीं, कारक, कारक कौन सी धातु से बना। तो ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो क्रिया आप समझ चुके होंगे, बोलना, हाथ हिलाना, लिखना। ठीक है, ये सब क्रिया है। क्रिया, अब मैंने आपको पहले से ही बताया है कि विकारी और अविकारी क्या होते हैं। विकारी और अविकारी बताया था ना, रूप और प्रयोग के आधार पर। देखो, मैं ये बात इसलिए हर जगह इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका याद रह जाए, क्योंकि ये भी पूछ लेते हैं ना कि रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, संगी शब्द के भेद। तो क्या होते हैं शब्द के भेद? दो होते हैं। कितने? दो होते हैं। एक विकारी और एक अविकारी। क्या होते हैं? दो होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी का भाई दूसरा भी नाम है, वो होता है अव्यय। विकारी कौन कौन से हैं? तो विकारी आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। विशेषण है और क्रिया है। तो हमने ये सारे तो पढ़ लिए। अब बचा आपका क्रिया। इसका मतलब ये भी विकारी शब्द, ये भी विकारी शब्द, ये भी विकारी शब्द। क्रिया क्या है? क्रिया आपका विकारी शब्द है। तो चलो भाई, क्रिया क्या है? हमारा विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। क्रिया का अर्थ क्या होता है भाई? कार्य करना। मैंने कहा था ना, एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य करना, और उसका रिएक्शन भी आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि जैसा काम करोगे वैसा फल पाओगे। तो वो वैसा फल पाओगे, वो क्या है? रिएक्शन है। ठीक है, परिभाषा आपने हमेशा पढ़ी है कि किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। भाई या तो कोई कार्य करा, या तो आप करोगे या किसी कार्य को करते हुए देखोगे। तो करने का या होने का बोध होता है, उसको क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आती है धातु। कहाँ से आई ये धातु? ये धातु आपकी संस्कृत से आई। कहाँ से आई? संस्कृत से आई। ये धातु कहती है कि भाई यहाँ से ही ये जो क्रिया आया ना, इसका जो जन्म हुआ ना क्रिया का, वो धातु से ही हुआ। और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, पहला मोस्ट रिपीटेड, मैं आपको अंदाजा बता दूं तो ये 100 बार, 100 बार ये लाइन आपकी एग्जाम में आ चुकी है क्वेश्चन के रूप में। 100, 100 से अधिक ही मानकर चलो, चाहे कोई भी एग्जाम हो भाई, कि ये क्वेश्चन, इसकी संभावना बहुत रहती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्योंकि भाई इसी धातु से ही हमारी क्रिया का निर्माण हुआ है। किससे? जैसे भजन, क्या करते हो आप? भजन करते हो। भजन किस धातु से बना? भज धातु से।
कारक क्री धातु से, रस श्री धातु से, ठीक है। तो इस तरीके से छंद छद धातु से। तो इसी तरह से इनका जो जन्म हुआ, इसीलिए तो इसको मूल रूप कहते हैं। मूल का मतलब होता है जड़, कहाँ से आई। पेड़ की जड़ का मतलब है कि इसका जन्म यहाँ से हुआ, इस जड़ से हुआ, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब देखो भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि धातु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक मतलब इस शब्द का अर्थ क्या है। एक देखो, दो तरीके के अर्थ होते हैं, एक तो होता है शाब्दिक अर्थ, और एक होता है कि उस शब्द को तोड़ दो और तोड़ने के बाद जो अर्थ निकला, एक वो अर्थ होता है और एक शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। तो व्याकरण की दृष्टि से धातु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द योनि, मतलब जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। तो कभी एग्जामिनर पूछ ले कि धातु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो शब्द योनि। ये बातें कहाँ मिलती है? संस्कृत में मिलती है, क्योंकि हमारी संज्ञा सर्वनाम कारक ये सब कहाँ से आए? संस्कृत से ही तो आए। संस्कृत का ही तो बिगड़ा हुआ रूप है। अब कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि सामान्य क्रिया क्या है। सामान्य क्रिया, जनरल, जनरल एक्शन, ठीक है। तो सामान्य क्रिया क्या होती है? तो भाई सामान्य क्रिया होती है, ये क्या है? धातु में, ठीक है, क्रिया का सामान्य रूप। तो आप क्या करोगे? ये क्या है? धातु। धातु में आप कौन सा प्रत्यय जोड़ोगे? ना प्रत्यय जोड़ दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्रिया का सामान्य रूप मिल जाएगा। तो देखो, जैसे मैंने लिखा बोल, बोल क्या है? धातु। मैंने लिख दिया हंस, हंस, हंस क्या है भाई? धातु है। मैंने इसमें ना जोड़ दिया तो क्या बना? हंसना बना। देखो, आप बोलते हो ना, पढ़ना, हंसना, खेलना, कूदना, लिखना, दौड़ना, भागना, ये सब क्या है? ये आप क्रिया का सामान्य रूप है। तो ना प्रत्यय जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? ना प्रत्यय। क्या जोड़ोगे? धातु में जहां से क्रिया आई उसमें ना प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? क्रिया का सामान्य रूप आ जाएगा। ऐसे ही लिख लेना। क्या लिखोगे? क्रिया का सामान्य रूप। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, धातु हन प्रत्यय इक्वल टू क्रिया का सामान्य रूप। क्या मिला? क्रिया का सामान्य रूप। पता है आपको, कभी कभी आप देखो ऐसे, ठीक है, आपने एक एग्जाम्पल लिखा लिख, और लिख में आपने ना प्रत्यय जोड़ा तो आपको क्या मिल गया? क्रिया का आपको सामान्य रूप मिल गया। क्या मिल गया? क्रिया का सामान्य रूप मिल गया। अब देखो, जैसे मैंने लिखा जाना क्रिया है, सामान्य रूप है, जा धातु है, और मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? जाना बन गया। क्या बन गया? जाना बन गया। तो ये क्या है? ये क्रिया का सामान्य रूप है। अगर मैं बोल दूं ना अच्छा, मैंने एक शब्द बोला, क्या बोला मैंने? अच्छा। तो देखो, कहने को तो ये अव्यय है, क्या है? अव्यय शब्द है। ओ सॉरी, अच्छा, ये क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। लेकिन जैसे मैंने, जैसा आपने कहा, आपने अपने दोस्त को कहा, अरे भाई मेरा ना एक टॉपिक रह गया है, इसको लिख दे। अच्छा, तो सामने वाला क्या बोलेगा? अच्छा। तो इस अच्छा का मतलब क्या है? अच्छा, मैं तो नहीं करूंगा। तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनमें आपको क्रिया भी नहीं दिखेगी और आप ये देख लोगे कि अच्छा रे क्रिया है। अच्छा, जैसे आपके घर मेहमान आए, आपने कहा कि आप पानी लाओगे, जाहिर सी बात है भाई, अपने घर आए को सब पानी देते हैं। तो आपने कहा पानी। तो आपने पूछा कि चाय लोगे या कॉफी लोगे, पानी लोगे, तो कभी कभी कोई कहता है अवश्य लेंगे। अवश्य लेंगे नहीं बोलते वे, ऐसे अवश्य, अवश्य वो लिखेंगे। तो इसका मतलब इसमें देखो क्रिया आ गई। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको क्रिया नहीं दिखेगी और उनमें क्रिया का भाव आ जाता है। जैसे अच्छा, अभी चलता हूँ। अच्छा, अभी साथ देता हूँ तेरा। अच्छा ठीक है, चलते हैं, चलते हैं, ठीक है, कल दिल्ली जाना है। अच्छा ठीक है, चलेंगे। एक कहेगा दोस्त कि कल दिल्ली जाना है। अच्छा ठीक है,
तो ये क्रिया नहीं है, लेकिन इनमें क्रिया का भाव क्या आ गया कि हाँ कल दिल्ली चलेंगे। तो ये कुछ शब्द है, ये वैसे ही हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको बता रही हूँ। तो क्रिया का सामान्य रूप क्या है? तो क्रिया का सामान्य रूप यही है कि धातु में ना जोड़ दो, धातु में ना जोड़ दोगे तो सामान्य रूप मिल जाएगा, धातु में ना जोड़ दोगे तो सामान्य रूप मिल जाएगा। संस्कृत में धातु ही क्रिया का मूल रूप होती है, जबकि हिंदी में क्रियाएं 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। अगर आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि हम क्रिया का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं, जैसे पूछ लेता है ना कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण पहला जातिवाचक, दूसरा सर्वनाम, तीसरा चलो सर्वनाम से आगे विशेषण आया, चौथा क्रिया आया और क्रिया से आगे अव्यय आया। ठीक है, तो 5 प्रकार से हो गया। इसी तरीके से भाई संस्कृत में तो सीधा सीधा एक ही बात है कि धातु से क्रिया बनेगी। उसमें तो यूपी टेट, जो कोई बच्चा यूपी टेट की तैयारी कर रहा है तो मैं बता दूंगी कि उसमें बहुत सारी धातुओं का एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है संस्कृत में। ठीक है, तो संस्कृत में तो क्या है, क्रिया सिर्फ धातु से ही बनती है, लेकिन हमारी हिंदी कहती है ना ना, मैं तो 3 तरीके से निर्माण कर दूंगी क्रिया का। एक तो धातु से, भाई ये तो जड़ है ही, अरे हम संज्ञाते और विशेषण से भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम संज्ञा उसको हिंदी सॉरी क्रियाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, पहले तो धातु से तो आपने सीख ही लिया, ना जोड़ दोगे तो सामान्य रूप मिल जाएगा, और भी प्रत्यय जोड़ सकते हो, ऐसी बात नहीं। मैंने ई प्रत्यय जोड़ दिया, ठीक है, हस में क्या जोड़ दिया, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया, हंसी बन गया। ठीक है, तो ये सामान्य रूप कब होगा, जब आप ना जोड़ दोगे, ये भी प्रत्यय ये भी प्रत्यय। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हंसी भी क्या है, वो भी क्रिया ही है। ठीक है, तो धातु से चलो कोई बात नहीं भाई, ना प्रत्यय, पीना जाना लिखना और हंसना, ये तो हो गई धातु से बनने वाली क्रियाएं। अब हम करेंगे संज्ञा से बनने वाली क्रियाएं। तो संज्ञा क्या है, हाथ, हाथ से क्या बन गया, क्या बन गया, हथियाना। क्या प्रत्यय जोड़ा, देखो प्रत्यय जोड़कर ही बनेंगे। क्या कहता है प्रत्यय, प्रत्यय कहता है मेरा कोई अर्थ नहीं, पर जिसके साथ आऊंगा उसका अर्थ बदल दूंगा। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ई आना प्रत्यय जोड़ा, हाथ में ई आना प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन गया, हथियाना। बात से बतियाना,
लात से लतियाना, लाठी से लठियाना और गाली से गलियाना। तो कहने का मतलब ये है कि समझ लेना, गाली संज्ञा है। हाँ, अच्छी गाली दी है कि बुरी गाली दी? हाँ, तो गाली संज्ञा है, लेकिन देना क्रिया है, देना क्रिया है। ठीक है, संज्ञा है, समझ संसार संज्ञा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका ई आना प्रत्यय जुड़ा है इनमें सारों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, उसमें भी। अब है विशेषण से बनने वाली क्रिया। अब चिकना, चिकना, डर, ये क्या है? आप देखो, एक बात बताऊं आपको, वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो वर्तनी कहता है ये गर्म गलत है, वर्तनी हमेशा ऐसे बनाएगा गर्म को, वर्तनी की दृष्टि से अगर हम देखें। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या जुड़ा? प्रत्यय, ना प्रत्यय जुड़ गया। चिकना से चिकनाना, डर से डरना, गर्म से गरमाना, दोहरा से दोहराना। अब बात याद रखना, वो थी धातु, यह क्या थी? जहां आप कहोगे कि यहाँ भी तो हमने ना, ये है धातु, ये क्या है? धातु का मूल रूप है। और यहाँ ना प्रत्यय कहाँ जुड़ा है? देखो यहाँ जुड़ा है भाई, कहाँ? यहाँ जुड़ा है डर में, और यहाँ विशेषण में ना प्रत्यय जुड़ा है। यहाँ चिकना में ना प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ गर्म में ना प्रत्यय जुड़ा है, यहाँ दोहरा में ना प्रत्यय जुड़ा है, वहां धातु में ना प्रत्यय जुड़ा था, और यह यहाँ विशेषण में ना प्रत्यय जुड़ा है। और ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है, सामान्य रूप है, सामान्य रूप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हिंदी यही तो कहना चाहती है कि धातु से तो तुम बना ही सकते हो, तुम साथ के साथ संज्ञा से भी, विशेषण से भी क्रिया बना सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं धातु के भेद। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण के आधार पर धातु के दो भेद होते हैं, एक तो होती है मूल धातु और एक होती है भाई यौगिक धातु। इसके बारे में ये मेन पॉइंट है, ये आजाद होती है, ये आजाद नहीं होती। अब मूल धातु हमेशा याद रखना, मैं हमेशा YouTube पर भी यही बात कहती हूँ कि धातु के बारे में आपको 2 पॉइंट याद जरूर रखने हैं, 2 पॉइंट बस। वो क्या है? तो वो ये है कि मूल धातु के बारे में देखो भाई, हमेशा याद, ये 2 पॉइंट तो गोट कर पी जाओ। क्या? कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। एक तो ये बात घोट कर पी जाओ, ठीक है, जैसे दवाई पेट में चली जाती है ना, ऐसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और एक दूसरा पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट आपके पूछे जा चुके हैं। धातु स्वतंत्र होती है, दोनों के दोनों धातु स्वतंत्र होती है। क्यों पूछे हैं ये दोनों एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, और आपको 3 सही बात दे देगा, चौथी गलत दे देगा। यहाँ लिख देगा धातु स्वतंत्र नहीं होती, एक में लिख देगा धातु स्वतंत्र होती है। देखो मुझे याद जहां तक आ रहा है, ये क्वेश्चन जेल वार्डन में पूछा गया था। ठीक है, एक तो ये वाली लाइन थी, ये कि धातु स्वतंत्र होती है, एक धातु स्वतंत्र नहीं होती है, एक धातु से संबंधित, और पूछ लिया कि इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों बातें ना घोट कर पी जाओ भाई। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बात। अब आती है यौगिक धातु। मैंने क्या कहा था कि ये क्या है? जा, पट, खा, लिख, ये आपकी मूल धातु है। क्या है भाई? ये आपकी मूल धातु है। ठीक है, मूल धातु ये वो है संस्कृत वाली। ठीक है, अगर आप इन सारों में ना जोड़ दोगे तो आपको क्रिया का सामान्य रूप मिल जाएगा। ना तो ये क्या है? मूल धातु है। यौगिक धातु क्या है? जिसमें आप प्रत्यय जोड़ दोगे, ना को नहीं, और प्रत्यय, ना तो क्रिया का सामान्य रूप बन गया। यौगिक जैसे चल से चला, अप्रत्यय जोड़ा, क्या जोड़ा? अप्रत्यय। ठीक है, देख से देखा, तो ये यौगिक धातु है, ये मूल धातु है। ठीक है, तो भाई एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल धातु है, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक धातु है। अब चलते हैं क्रिया के भेद। भाई क्रिया के भेद,
के भेद होते हैं, या तो बोल देगा कर्म या रचना या सजावट के आधार पर क्रिया के भेद, या प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। पूछ ले अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद, तो एक तो भाई पूर्ण होगा और एक अपूर्ण होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है कि अर्थ की पूर्णता के आधार पर या तो भाई वो पूरा होगा या वो आधा होगा, ठीक है। और धातु के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो दो होते हैं, एक तो क्रिया धातु कृदंत और एक नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो ये है भाई, अगर अर्थ के आधार पर, अर्थ की पूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तो दो, भाई दो ही कंडीशन हो सकती है। ये इस शब्द को याद पकड़ लेना बस, पूर्णता को। भाई एक बात, दो ही चीज हो सकती है, एक या तो वो पूर्ण होगा या वो अपूर्ण मतलब अधूरा होगा। तो मतलब भाई दो ही प्रकार का होता है, और धातु के आधार पर भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये ना सीधे सीधे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो नहीं पूछता कि ये ऑप्शन में बस 3 4 5 है, क्योंकि वो कंफ्यूज करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो हमेशा कंफ्यूज करना चाहेगा। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सीधा सीधा पूछता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। एक तो पहला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु स्वतंत्र होती है। और तीसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, पूर्णता के आधार पर भी पूछता है, ठीक है। तो कर्म के आधार पर होता है अकर्मक और सकर्मक। अ का मतलब होता है नहीं, मतलब कर्म नहीं, और स का मतलब होता है भाई साथ में, कर्म कर्मक मतलब कर्म साथ में होगा। तो अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं हमें पढ़ना है, और यहाँ से ढेरों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इवन मैंने एक राजस्थान पुलिस एसआई का पेपर देखा था हिंदी का, क्या बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पूछे थे। मैं आपको उनकी प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरा दिल खुश हो गया था कि आप पूछने ऐसे ही चाहिए कि जहां बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसमें कर्म कौन सा है। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा था। मतलब खुश इसलिए हो जाता है मन कि भाई जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो तो करके आएगा, और जिसने वैसे ही हवा में कोई नहीं कर लेंगे, हो जाएगी, तो वो जो बंदा ये सोच कर गया होगा ना कि हो जाएगी, उसका ही नहीं हुआ होगा, इतनी मैं गारंटी देती हूँ। ए का मतलब क्या होता है? नहीं, और कर्म का मतलब आपको पता ही है, मतलब बिना कर्म के। अब देखो अकर्मक और सकर्मक पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये परिभाषाएं हैं कि जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पाना पढ़कर केवल कर्ता पर पड़ता हो। भाई एक बात बताओ, मैं कहती हूँ राम सोता है, तो भाई सोने का प्रभाव तो राम पे पड़ा ना, आराम तो उसे मिला, सिर में दर्द होगा राम के, पढ़ के सोया होगा, तो सिर सोया तो सोने का फर्क तो राम पे पड़ा ना, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे ऐसे लेकर थोड़ा सा सोचा करो, ठीक है। तो भाई उस क्रिया का फल सोना क्या है? क्रिया तो फल किस पर प्रभाव पड़ा? तो भाई राम पे पड़ा, क्योंकि राम सोता है, राम को आराम मिला ना, राम को रिलैक्स मिला। अब सोकर उठकर एक कप चाय पी लेगा, फिर पढ़ने बैठ जाएगा। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया कहते हैं। सोचा करो, जब आपको एक वाक्य दे देना तो उसमें क्रिया को देखा करो कि भाई क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा, कर्म पे या कर्ता पे। और जहां दोनों पर भी पड़ता है, एग्जाम में देखना कि मैंने कह दिया राम सेब खाता है, देखो ये बात आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, पर देखो क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वे ज्यादा सोच लेते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, राम सेब खाता है, देखो प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल है। राम हमें पता चल गया भाई सेब कर्म है, मतलब ये क्या है? सकर्मक है। लेकिन अगर मैं इस परिभाषा को लेकर बात करूं ना कि क्रिया का फल कर्म पाना पड़कर कर्ता पर पड़ता है, भाई
और ये तो अकर्मक की परिभाषा है। और जब मैं सकर्मक में जाऊं तो वो कहता है कि कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, सेब पर भी, साथ में राम पर भी पड़ता है। देखो, राम सोता है तो सोने का प्रभाव तो सीधा सीधा राम पर पड़ा। राम सेब खाता है, यहाँ प्रभाव सेब पर भी पड़ा और राम पर भी पड़ा। भाई राम भूखा था, सेब खाकर छिप गया, उसकी भूख मिट गई, तो प्रभाव तो राम पर भी पड़ा। अब सेब का सुन लो, सेब पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले थैली वाले के पास था, फिर घर आया, धोया, चाकू से काटा, है ना, 10 हिस्से किए, फिर वो खाया। बेचारा पहले प्लेट में था, फिर हमारे पेट में आ गया। तो मतलब उस पर देखो आप कितना प्रभाव पड़ा। तो लेकिन कहते हैं ना, ये कहते हैं ना, ये परिभाषा, मुझे इस परिभाषा पर थोड़ा कभी कभी ना गुस्सा आ जाता है कि क्रिया का फल कर्म में ना पढ़कर केवल कर्ता पर पड़े। और वहां क्या लिख देंगे सकर्मक में? वहां लिख देंगे क्या कि, तो किताब ने लिखी हुई है भाई, बड़े बड़े राइटर हैं, उन्होंने भी यही परिभाषा लिखी हुई है कि क्रिया का फल वहां कर्म पर पड़ा देंगे। लेकिन क्रिया का फल जो कर्ता पर भी पड़ता है और कर्म पर भी, दोनों पर पड़ता है। लेकिन मानना क्या है? मानना तो भाई अब किताब के अनुसार चलना होगा। लेकिन आप खुद देखो, राम सेब खाता है तो भाई राम पर भी प्रभाव पड़ा और सेब पर कुछ ज्यादा पड़ गया। सेब पर तो हद से ज्यादा पड़ गया, पहले कटा पिटा, प्लेट में था, फिर पेट में आ गया। ठीक है, यही तो फल पड़ा भाई, उसका तो स्थान चेंज हो गया, आकार चेंज हो गया। तो पहले कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं अकर्मक। क्या अकर्मक की परिभाषा कहती है कि क्रिया का फल राम पर पड़ेगा। ऐसे बोलो, परिभाषा कैसे याद करोगे कि क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? राम पर पड़ेगा, क्योंकि राम सो रहा है, आराम राम को मिल रहा है, मतलब कर्ता पर पड़ेगा। क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्रिया बिना किसी कर्म की आवश्यकता के संपन्न हो सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल भाई, जो अकर्मक क्रिया है, वह जो क्रिया है ना, वह बिना कर्म के हो सकती है। ठीक है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहते हैं। मतलब तीनों तीनों बातें एग्जामिनर अगर एग्जाम में पूछ ले तो वे तीनों की तीनों मैंने लिखवा दी। ठीक है, अब अब पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया। जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले, याद रखना, न आया हुआ है। ठीक है, न मिले, वे होती है आपकी क्या? अकर्मक क्रिया। क्या करता है ना एग्जामिनर, अब एग्जामिनर ने क्या करता है, अगर मैं उत्तर प्रदेश के क्वेश्चनों की बात करूं तो वो क्या करेगा, आपको पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। वो डायरेक्ट ये पूछता है, ना वाक्य देता, कुछ नहीं देता, 4 क्रिया दे देगा और पूछ लेगा कौन सी अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है। अब वहां क्या काम करेगा? वहां काम करेगा आपका लॉजिक, वहां काम करेगा आपका वाक्य में प्रयोग। ठीक है, तो ये वे बहुत सारी क्या है, ये क्या है, ये जो मैंने लिखी है, ये वे क्रियाएं हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कर्म के बिना भी हो जाती है और कर्म के साथ भी हो जाती है। ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनर देखो कंफ्यूज करने वाली तो वो नहीं। ठीक है भाई, तो देखेंगे भाई एक बार। मैं ये कहती हूँ कि आप इन पर ध्यान ही मत देना, कोई बात नहीं। अब आप कोई कोई बच्चा होगा इनको रटने बैठ जाएगा, रटना ही नहीं है, रटना ही नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे ना
प्रैक्टिस क्या कहती है? प्रैक्टिस आपको रटने से बचाती है। देखो, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहती है कि कर्म के बिना होंगी मैं। क्या होंगी? कर्म के बिना। पहचान कैसे करोगे? पहचान होगी क्या या किसको, क्या और किसको। आप क्या करोगे? क्रिया के पास जाओगे, क्रिया के पास जाकर, क्रिया के पास जाकर, क्रिया बैठी होगी, ठीक है, पार्क में। क्रिया के पास जाकर, क्रिया के पास जाकर क्रिया के पास जाकर क्या और किसको, क्या और किसको लगाकर, क्रिया के पास जाओ, क्या और किसको, प्रश्न के साथ प्रश्न करो, लगाकर प्रश्न करो। ठीक है भाई, क्रिया के पास जाकर क्या और किसको लगाकर क्रिया से प्रश्न करो, क्रिया से प्रश्न करो। क्रिया से आपको क्या करना है? प्रश्न करना है, क्वेश्चन करना है। जो जवाब मिलेगा वो कर्म होगा, जो जवाब मिलेगा वो कर्म होगा, वो कर्म होगा। तो वह सकर्मक क्रिया होगी, तो वह सकर्मक क्रिया होगी। अगर जवाब नहीं मिला, ठीक है, अगर जवाब नहीं मिला, कहते हैं ना कि जवाब दो ही तो कंडीशन हो सकती है जब आप प्रश्न करते हो। एक तो जवाब मिलेगा, जवाब मिल गया तो सकर्मक क्रिया, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। अगर जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। मत देखो वो क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक है, हमें वाक्य प्रयोग से पहचान देंगे। मैं आपको क्वेश्चन में करवाऊंगी ये काम कि कैसे आप पहचानोगे। ये आखिर ये बोर्ड चाह क्या रहा है आज? 4 दिन का तो इसको बिल्कुल रेस्ट ही दे दिया। अब देखो, बच्चा रोता है, अब देखो यहाँ क्रिया, अब हम करेंगे क्रिया पर फोकस। ये तो आप समझ गए कि क्या और किसको का जवाब मिलेगा तो सकर्मक, क्या और किसको का जवाब नहीं मिला तो अकर्मक। बच्चा रोता है, भाई रोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सही सी बात है, अगर आप रो रहे हो तो मन दुखी आपका हुआ, आंखों से आंसू निकले, आंखों में दर्द हुआ, ज्यादा रोगे सुबकी आएगी, जबाड़े भी दुखने लगते हैं। तो प्रभाव किस पर पड़ा रोने का? जो रो रहा है उस पर, मतलब कर्ता पर। राम हंसता है, प्रभाव राम पर पड़ रहा हंसने का, क्यों? ज्यादा हंसेगा पेट में दर्द उसके होगा, ठीक है, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, तो राम पर ही तो प्रभाव पड़ा। राधा मुस्कुराती है, ठीक है, वही राधा मुस्कुरा रही है, तो भाई लिप्स को तो उसने खींचा, राधा ने ही, इन्हें कष्ट दिया राधा ने, तो मुस्कुराई, प्रभाव तो राधा पर ही पड़ा ना, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रभाव तो कहीं और होगा, पर प्रभाव कर फर्क तो कहीं है ना, कर्ता पर वह फल तो कर्ता पर प्रभाव डालता है, पर इस मामले में यहाँ नहीं डालेगा, वो मैं मजाक कर रही हूँ भाई, ठीक है। राधा मुस्कुराती है तो मुस्कुराने का प्रभाव भी राधा पर ही पड़ेगा, ठीक है। नन्ही दौड़ रही है, भाई दौड़ने का प्रभाव नन्ही पर पड़ेगा, क्यों? क्यों पड़ेगा भाई? नन्ही के छाती में दर्द होगा, नन्ही के पेट दुखेगा, सांस नन्ही को चढ़ेगा, ठीक है, प्रभाव नन्ही पर पड़ेगा। सुरेश सो रहा है, भाई सुरेश तो सो रहा, आराम कर रहा, वो तो सोने का प्रभाव सुरेश पर पड़ेगा। सीता सजती है,
सीता सजती है, तो भाई सजने का प्रभाव सीता पर पड़ेगा। सीता सुंदर दिखेगी भाई, जाहिर सी बात है वो अच्छी दिखेगी, तो प्रभाव किस पर पड़ेगा? सीता पर पड़ेगा, है ना। बच्चा जागता है, तो भाई जागने का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा भाई। आँख खोली हुई है, सोता तो आराम से रहता, जागता तो भाई इधर उधर। तो मतलब जागने का प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ेगा। जागने के लिए आपको किसी कर्म की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सकर्मक पर। अब ये कहता है कि जिस क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि राम सेब खाता है, सेब सेब कर्म है, लेकिन राम पर भी ये परिभाषा में चेंज आना चाहिए कि कर्ता के पर भी पड़ता है और कर्म पर भी पड़ता है, ये दोनों बातें लिखनी चाहिए। लेकिन अब चलो भाई, जो चलता आ रहा है हमें भी उसी के अनुसार चलना होगा। तो जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता हो वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। भाई वहां कर्ता पर पड़ता था, यहाँ कर्म पर पड़ता है। तो जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाता हो, क्या और किसको। राम विद्यालय जाता है, जाना क्या है? क्रिया। क्रिया के पास गई, मैंने पूछा देखो भाई देखो, 1 मिनट देखो, ये गलती यहाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। भाई हमारे टाइपिस्ट जी ना बहुत ही एक्सपर्ट है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, क्रिया क्या है? लिखना। जाओ क्रिया के पास जाओ, किसको लिखता है? जवाब नहीं मिला। हमने पूछा मैं क्या लिखता हूँ, क्या लिखता है, क्या से जवाब मिला, तो जवाब आया, क्या आया कि भाई वो तो पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। फिर राहुल क्या खाता है? राहुल खाना क्या है? ये खाता क्रिया है, ये कर्म है। देखो अब यही है। एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है क्या कि राहुल खाता है, तो दोनों की दोनों क्या है। अब एग्जामिनर कैसे देता है वाक्य? ऐसे ना, ये नहीं देगा, पता है उसे, तो बच्चा सीधा सीधा पहचान लेगा। अब एग्जामिनर ये वाला वाक्य देता है कि राहुल खाता है। और भाई खाने के लिए क्या चाहिए? आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, खाने के लिए आपको कोई ना कोई कर्म चाहिए। अगर आपके पास कर्म है तभी आप खाने की क्रिया को कर सकते हो। जैसे ये रहा भाई, ये क्या है? पुलाव है। अब देखो खाने की क्रिया मैं कब कर सकती हूँ? जब मैं इसको खाऊंगी, ठीक है। ठीक है भाई। तो अब देखो, अब दो तरीके से एग्जामिनर दे सकता है, दोनों लिखनी है। एग्जाम्पल अपने प्यारे प्यारे कोमल कोमल हाथों से दोनों लिखने हैं। राहुल खाना खाता है, आज भी मेरे बनाए हुए नोट्स एज इट रखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज भी देखती हूँ ना अपने नोट्स को, अरे वाह, सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो राहुल खाना खाता है और राहुल खाता है।
तो देखो, राहुल खाना खाता है और राहुल खाता है, यहाँ लिख देती हूँ इन दोनों वाक्य को। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, दोनों के दोनों ऑप्शन में दे देता है, राहुल खाना खाता है और राहुल खाता है। अगर आपको इन दोनों में से एक मिले तो दोनों की क्या, एक अगर एग्जाम, देखो बात अब लिख लेना, ये बात डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिले, याद रखना, अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल गई तो कौन सी लगा कर आनी है, दोनों सहकर्मक है, दोनों की दोनों सहकर्मक है, पर गोला तो एक ही भरना है ना, तो कौन सा भरोगे, ये भरोगे, ये वाला, पहले वाला। ठीक है, राहुल खाना खाता है। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में मिले, देखो मैं और कर लेती हूँ, देखो मैंने राहुल पर ही बना दिए। ठीक है भाई, ये रहा। ठीक है, जैसे राहुल क्या खाता है, खाना, जवाब मिल गया खाना। वह तोड़ता है, भाई तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ वस्तु चाहिएगी आपको, ऐसे ही नहीं, इंसान को तोड़ना होगा ना। अगर आप कहते ना, कोई कोई गुस्से में कह देता है यार तोड़ देंगे तोड़ देंगे, तो तोड़ने के लिए भी चाहे वस्तु की जरूरत होगी, तोड़ने के लिए पेन की जरूरत होगी, तोड़ने के लिए दिल की जरूरत होगी, पर तोड़ना क्रिया बिना कर्म के संभव नहीं है। ठीक है, तो वो क्या तोड़ता है भाई, फल मिल गया, क्या मिल गया, फल। सतेंद्र आगरा जाता है, ये, एक मिनट भाई, एक मिनट। ठीक है, तो अब देखेंगे, नन्नी काम करती है, नन्नी काम करती है, तो क्या करती है भाई, काम करती है। ठीक है, काम करती है, तो ये क्या हो, ये क्या है, ये आपके कर्म है, ये आपके क्या है, कर्म है। अब अब आ गया आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, आपने पढ़ा राहुल खाना खाता है, लगा दिया कि भाई खाना क्या है, कर्म है। राहुल पीता है, राहुल खाता है, और क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया, निम्न में से अकर्मक क्रिया कैसे बन, राहुल पीता है, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है भाई, तो निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है भाई, ये थोड़ा बोर्ड आज पता नहीं हैंग कर रहा है। ठीक है, तो पूछ लेंगे निम्नलिखित में से, चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी अकर्मक क्रिया है। अब बच्चों ने तो बहुत सुंदर रट भी रखा होगा, पक्षी उड़ते हैं, लगा दो ऑप्शन सी। लेकिन आप एक बात देखो, बिल्कुल सही है, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, उड़ने का प्रभाव तो पक्षी पर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई, पंख तो उसके दुखेंगे, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर उड़ेगा, पहले अपने घर तक खाने की तलाश में बाग में चला गया, उड़कर चला गया, तो प्रभाव तो पक्षी पर पड़ा। आप देखो राहुल खाना खाता है, यहाँ आपको साफ साफ कर्म दिख रहा है, राहुल खाता है, ये भी सहकर्मक, ये भी सहकर्मक, और भाई राहुल पीता है, ये भी सहकर्मक। अब पीने के लिए, भाई पीने के लिए क्रिया चाहिएगी, ओ सॉरी, पीना क्या है, क्रिया है, पीने के लिए आपको कर्म चाहिएगा, अगर आपके पास कर्म नहीं है तो आप पीने की क्रिया नहीं कर सकते। तो जो क्रिया कर्म के बिना संभव नहीं, वो आपकी क्या है, सकर्मक, वो जो आप कर्म के बिना संभव नहीं, तो वे सकर्मक होती है, कर्म चाहिए ही चाहिए। देखो एक बात और है, हंसना क्या है, हंसना क्या है, अकर्मक है, और मैं आना प्रत्यय जोड़ दिया मैंने, देखो हंसाना, मैंने हंसाना कर दिया, ये क्या बन गई, ये सकर्मक बन गई। तो हंसना और हंसाना वाक्य में प्रयोग कर लो, मैं राधा को हंसाता हूँ, हंसाता हूँ, तो मैं राधा को हंसाता हूँ, मतलब मुझे हंसाने के लिए कोई ना कोई कर्म चाहिए, तो मैंने राधा राधा ले दिया, राधा मैं हंसता हूँ, तो भाई हंसना, देख लो आप सभी, हंसना
अकर्मक क्रिया हंसाना सकर्मक क्रिया। और ये कब पता कर पाओगे आप? जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब आप वाक्य में प्रयोग भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई राहुल खाता है, भाई ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ कर्म, देखो यहाँ में हमें तो यहाँ साफ साफ कर्म दिख रहा है कि खाना है, लेकिन यहाँ क्या है, कर्म की संभावना। जहां संभावना होगी वहां भी आपका सकर्मक होगा। भाई यहाँ केला हो सके, अमरूद हो सके, तरबूज हो सके, अनानास हो सके, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ संभावना है, तो इसलिए ये सकर्मक। राहुल पीता है, भाई राहुल दूध पी रहा हो, शराब पी रहा हो, है ना, राहुल पानी पी रहा हो, भाई कुछ भी पी रहा होगा, मतलब यहाँ क्या है, कर्म की संभावना है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां कर्म की संभावना होगी वहां सकर्मक क्रिया होगी, जहां कर्म की संभावना होगी वहां सकर्मक क्रिया होगी। आज तो ये बोर्ड भी साथ नहीं दे रहा। मैंने लिखा हस्त, अरे भाई क्या चाहता है बोर्ड, मैंने लिखा वह खाता है, वह काटता है, वह पीता है। देखो कितने प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से, ठीक है, कितने छोटे छोटे से वो है, तीन 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 सब तीन तीन पद है, और एक आपसे इन पूछा गया था, ठीक है। और देखो वह हंसता है, वह लिखता है, ठीक है। तो देखो वह खाता है, वह काटता है, वह पीता है, वह लिखता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये चारों की चारों क्या है, ये सकर्मक है या अकर्मक है, क्या है, ये सकर्मक है या अकर्मक है? वह खाता है, देखो क्या है, कर्म की संभावना, क्योंकि क्रिया को देखो, क्रिया के पास जाओ, देखो क्रिया कैसी है, खाना। भाई या कर्म के बिना या ऑब्जेक्ट के बिना नहीं हो सकती, ये क्रिया ऑब्जेक्ट के बिना नहीं हो सकती। तो क्या है यहाँ, कर्म की संभावना, क्योंकि यहाँ संभावना है, संभावना, जहां संभावना होगी वहां सकर्मक होगी। वह काटता है, काटने के लिए फल चाहिए, केला चाहिए, अनानास चाहिए, लकड़ी चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए भाई काटने के लिए, मतलब यहाँ भी क्या है, कर्म की संभावना है। पीता है, बता ही चुकी हूँ, कर्म की। लिखता है, तो भाई लिखने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए, कागज चाहिए, पेन चाहिए, पुस्तक चाहिए, मतलब तख्ती चाहिए, दफ्ती चाहिए, तो मतलब कुछ ना कुछ लिखने के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इन चारों वाक्यों में क्या है, कर्म की संभावना है, और जहां कर्म की संभावना है वहां आपकी सकर्मक क्रिया है। चलो ठीक है, मैंने यहाँ, अब देखो, अब यहाँ आपका दूसरा पॉइंट बता रही हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया राहुल खाना खाता है, और मैं पूछ लूं कौन सी सकर्मक क्रिया है। देखो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने कहा निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, निम्न में से सकर्मक क्रिया कौन सी है, बस। अरे अब आप कहोगे कि भाई मैम ने तो बताया था, खाता है, कर्म की संभावना है, सकर्मक है, काटता है, काटने के लिए कर्म चाहिए, कर्म की संभावना है, तो सकर्मक है, और वह पीता है, भाई पीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिएगा, तो ये भी सकर्मक है, मतलब कर्म की संभावना है। संभावना क्यों बोला, क्योंकि यहाँ हमें वाक्य में कर्म नहीं दिखाई दिया, लेकिन कर्म की संभावना है भाई, यहाँ बहुत सारे कर्म आ सकते हैं। फिर मैंने देखा चौथा वाक्य पढ़ा मैंने, राहुल खाना खाता है, यहाँ वाक्य में मुझे साफ साफ कर्म दिख गया, क्लियर है भाई कि ये तो बात फिक्स है, ये खाना खा रहा है, क्लियर है, हमें कर्म साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम कौन सा ऑप्शन लगा कर आएंगे, कौन सा लगा कर आओगे आप, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला? तो देखो आप लगा कर आओगे फोर्थ, क्या लगा कर आओगे भाई, फोर्थ लगा कर आओगे आप, ठीक है, कौन सा, फोर्थ। अब आप कहोगे इससे पहले तो आप सारी की सारी सकर्मक बता रही थी,
अब ये तीनों सहकर्मक हैं और आपने सहकर्मक इसको बता दिया, आपने ये अकर्मक में पहुंचा दी, तो वहां है ऑप्शन का खेल। अब यही बात सीधा सीधा कहना चाहूंगी कि चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है। अगर किसी ऑप्शन में आपको साफ साफ कर्म दिखाई देता है, उसको सहकर्मक लगाकर आ जाना। इसमें साफ साफ कर्म दिखाई दे रहा है तो सहकर्मक इसको लगाकर आना। अगर यहाँ ऐसा ही कोई एग्जाम्पल होता और देखो इनमें कर्म साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, इनमें सिर्फ और सिर्फ कर्म की संभावना है, इसलिए हमने इन तीनों को सिलेक्ट ना करके इसको सिलेक्ट किया। जो आंखों के सामने है उसे ही तो करेंगे। आंखों के सामने होते हुए भी अगर हम संभावना वाले को लगा कर आएंगे तो वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, तो ये बातें मैं आपको बताना चाह रही थी। ठीक है, राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। देख लो भाई, राम पढ़ता है और राम पुस्तक पढ़ता है, दोनों के दोनों क्या है, सहकर्मक है, दोनों वाक्य। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, एक आपको तो एग्जाम में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, तो भाई इसमें हमें कर्म साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए छोड़ दो इसको और इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो आपको लगा कर ये आना है। अगर तीन ऑप्शन आपको ऐसे दिखते हैं जहां कर्म की संभावना है और चौथा आपको यहाँ मिल गया वह हंसता है। ठीक है, आप सपोज करो ये क्वेश्चन आपको मिल गया आपके एग्जाम में, ये सहकर्मक है, ये भी सहकर्मक है, ये भी सहकर्मक है, लेकिन वह हंसता है, ये अकर्मक है। क्या है ये, अकर्मक। और यहाँ क्वेश्चन बदल दिया जाएगा कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो आप लगा कर आओगे फोर्थ, तब आप इसको अकर्मक लगा कर आओगे क्योंकि यहाँ संभावना है। तो जहां साफ साफ कर्म दिखे उसको सहकर्मक लगा कर आओ। जहां आपको दिखे तीन ऑप्शन में कर्म की संभावना है और चौथा अकर्मक है, तो समझ लो वहां अकर्मक क्रिया पूछी जाएगी और आपको फोर्थ लगा कर आना है। तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन के टाइप बता दिए। आज के लिए इतना ही। सहकर्मक अकर्मक से ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो बात थी खासकर सबसे बेहतरीन वाली, वो चीज मैंने आपको बता दी है। तो कल मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।